नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पररूप संधि पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी संधि की मैंने कई वीडियो डाली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पररूप संधि। पररूप संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पररूप संधि किस संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो पररूप संधि जो है ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ये आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और पर वाले वर्ण के बाद पर वाले वर्ण की तरह ही इसका रूप हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पररूप संधि है। अर्थात पहले वाला वर्ण जो है वो बाद वाले वर्ण की तरह हो जाएगा। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे अ और इधर हमारा ए ओ है, तो जो बाद वाले वर्ण है ये आ, इसी की तरह इधर आ ही हमारा रहेगा छोटा ई, और इसकी तरह हो जाएगा और ओ की तरह हो जाएगा। तो पररूप संधि जो है हमारी पहले वाला जो वर्ण है वो बाद वाले वर्ण की तरह हो जाता है, अर्थात पर वर्ण की तरह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पररूप संधि है। और पररूप संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पररूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? एंगी पररूपम, एंग पदांतादति, एचो अयवयावा या कोई नहीं। तो पररूप संधि करने वाला जो हमारा सूत्र है एंगी पररूपम है। ये आंसर हमारा हो जाएगा राइट। जब हम पररूप संधि करने जा रहे हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि किस सूत्र से पररूप संधि होती है। तो एंगी पररूपम सूत्र से पररूप संधि होती है। एंग पदांत आदि से पूर्व रूप संधि होती है और एचो अयवयावा से अयादि संधि होती है। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए ओ आए तो वहाँ पर पररूप संधि हो जाएगी। अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से बाद में ए ओ आता है तो वहाँ पर क्या है, हमारी पररूप संधि हो जाएगी। और एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, कौन कौन से? ए ओ। और इधर हमारा रहेगा अवर्णांत उपसर्ग और ये बाद वाले पर वाले वर्ण की तरह हो जाएगा। आ जो है हमारा एक इधर जो भी रूप रहेगा हमारा वो बाद वाले रूप की तरह हो जाएगा, अर्थात पर रूप की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ आए तो संधि होगी। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? तो हमारी होगी यहाँ पर पररूप संधि। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ आए तो पररूप संधि होगी। अब इसको इस तरह से समझिए, इसका सूत्र है आदु उपसर्गाद एंगी धातो परे एंगादि धातो परे पररूपम एकादेस्यात्। पररूपम एकादेस्यात्। अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ धातु
से धातु आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का आदेश हो जाएगा, अर्थात पररूप हो जाएगा। आवरणांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ आए तो वहाँ पर संधि होगी, पररूप संधि। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए। यहाँ पे हमारा है अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग का मतलब है कि जिस उपसर्ग का अंत आ से हो रहा हो, जैसे प्र उपसर्ग है, क्योंकि प्रा में क्या है, अ है, और उप उपसर्ग है, उप में भी क्या है, अ है, और क्या और कौन सा उपसर्ग होगा, अव उपसर्ग, अव में भी क्या है, अ है। हमें चाहिए ह्रस्व आ ही। ह्रस्व आ के बाद यदि ए ओ आएगा तो वहाँ पर पररूप संधि हो जाएगी, और इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व वर्ण कहते हैं, और यहाँ पर बाद वाले को परवर्ण कहते हैं। तो परवर्ण में क्या होगा हमारा, परवर्ण में क्या होगा, परवर्ण में होगा हमारा ए और ओ, और पहले वाले का जो रूप है वो परवर्ण की तरह ही हो जाएगा। यानी कि ए औ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप, ये ए औ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप ही होने चाहिए, और इधर अवर्णांत उपसर्ग ही होना चाहिए, तभी पररूप संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। और वैसे भी हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, और 22 में से कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो अवर्णांत हैं। अब जैसे देखिए परा, सम, अनु, ये अवर्णांत उपसर्ग नहीं है, इसलिए इनमें जो है पररूप संधि नहीं होगी। केवल अवर्णांत उपसर्ग के बाद ही यदि ए ओ आए तो वहाँ पर ही, और ए ओ भी कैसे आए, धातु रूप में, तो वहाँ पर क्या है, पररूप संधि होगी। जैसे हमारा है प्रेजते, प्रेजते, तो यहाँ प्रा में क्या है, आ उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, और इसमें जो है ये आवरणांत है, प्रा का अंत जो है ये आ से हो रहा है तो आवरणांत है, और इधर है हमारी एजते, तो ये एजते जो है ये धातु है, अर्थात ए से प्रारंभ हो रही है ये एजते धातु, तो इसलिए यहाँ पर पररूप संधि होगी प्रेजते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पररूप संधि में एकार ओकार क्या है, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण। अभी हमने आपको बताया भी है, पररूप संधि में एकार ओकार क्या है, धातु है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। पररूप संधि में एकार ओकार क्या है, धातु हैं। ए ओ क्या है, हमारे धातु हैं। और ये जो है एकार ओकार से प्रारंभ होने वाले धातु रूप ही होने चाहिए, जैसे प्रेजते, अभी मैंने आपको बताया था प्रेजते, उपोषति, उपोषति में उप उपसर्ग है, और औषति धातु है, प्रोषति, इसमें भी प्रा उपसर्ग है, और औषति धातु अर्थात ओ से शुरू होने वाली धातु है, इसलिए पररूप संधि में एकार ओकार क्या है, धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजते में संधि बताइए, प्रेजते में कौन सी संधि है, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो प्रेजते में हमारी पररूप संधि है, बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसमें इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, प्रा, इसका संधि विच्छेद होगा प्राधन एजते, प्राधन एजते, और जब हम प्रा से आ बाहर करेंगे, इधर हो गया हमारा एजते। अब जो आ है ये ए में जाकर मिल जाएगा, अर्थात इसका जो रूप है बाद वाले वर्ण की तरह हो जाएगा,
और यहाँ हमारा प्रेजते बन जाएगा प्रेजते। तो प्रेजते में जो संधि है पररूप संधि है एंगी पररूपम सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा प्राधन एजते। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोषति का संधि विच्छेद होगा उपओषति, उपोषति, उपधन ओषति, उपोष इति। क्या होगा? तो उपोष इति का संधि विच्छेद जो होगा उप धन ओषति। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। यहाँ पर भी हमको ऐसे ही सिद्ध करना है। ये देखिए, उप से जब हम आ बाहर करेंगे और इधर क्या हो जाएगा हमारा ओषति, ओषति, और ये वाला आ जो है ओ में समा जाएगा और इधर हमारा क्या उपोषति बन जाएगा। और ये हो गई हमारी पररूप संधि एंगी पररूपम सूत्र से। तो उपोषति का संधि विच्छेद है उपधन ओषति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेही में कौन सी संधि है? अवेही में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो अवेही में हमारी पर रूप संधि है। बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। अब धन एही इसका संधि विच्छेद होगा। अवधन एही इसका संधि विच्छेद होगा। अब अ प्लस एही, और ये आ जो है हमारा ए में समा जाएगा और हमारा बन जाएगा अवेही। और यहाँ पर भी हमारी हो गई पररूप संधि, क्योंकि पूर्व वर्ण जो है पर वाले वर्ण के जैसा रूप ले लेता है, इसलिए यहाँ पर पररूप संधि हुई एंगी पररूपम सूत्र से। अवेही में पररूप संधि है एंगी पररूपम सूत्र से, और इसका संधि विच्छेद होगा अवधन एही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि संधि के अपवाद हैं। वृद्धि संधि के अपवाद कौन कौन से हैं? उपेजते, उपेड क्रियति, प्रोषति, प्रोधीयति। कौन है? सभी। तो वृद्धि संधि के जो अपवाद हैं वो सभी हैं। भाई अपवाद क्या होता है? जैसे पहले कोई नियम बना दिया गया लेकिन आगे उस नियम का काम नहीं हो रहा, वहाँ पर वह बाधित है, तो ये अपवाद हैं। वृद्धि संधि के अपवाद है। यहाँ पर संधि वृद्धि संधि हो रही थी लेकिन यहाँ पर वृद्धि रेचि सूत्र का नियम वृद्धि रेचि सूत्र का नियम जो है वो लागू नहीं हुआ। यहाँ पर जो है एंगी पर रूपम सूत्र से क्या हो गया? पाणिनि जी ने कहा कि यहाँ एंगी पर रूपम सूत्र से पर रूप संधि होगी। तो ये सभी जो हैं वृद्धि संधि के अपवाद हैं। और इसका उपेजते का संधि विच्छेद होगा उप धन एजते, और उपेड कियति का संधि विच्छेद होगा उपधन एड कियति, और प्राधन ओ धीयति, ये प्रोधीयति का होगा। और प्राधन ओषति, ये प्रोषति का होगा संधि विच्छेद। तो ये सभी वृद्धि संधि के अपवाद हैं। और यहाँ पर एंगी पर रूपम सूत्र से पर रूप संधि हुई है इन सभी में। ये सभी एंगी पर रूपम सूत्र के उदाहरण हैं और इन सभी में पर रूप संधि हुई है। तो वृद्धि संधि के ये अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकंद्व आदिशु पररूपम वाच्यम वार्तिक से कौन सी संधि होती है?
पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि कोई नहीं। तो यहाँ पर शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से जो है पर रूप संधि हुई है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर कात्यायन जी को वार्तिक क्यों लिखना पड़ा? भाई कात्यायन जी को वार्तिक इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि पाणिनि जी के द्वारा लिखे गए सूत्रों में जो है कुछ कमियां थीं, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो है वार्तिक लिखा कि भाई सकंद्व आदिशु गण में जो पठित धातुएं हैं उन सभी का क्या होगा? पर रूप संधि होगी, उन सभी की पर रूप संधि होगी शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, करकंधु का संधि विच्छेद कीजिए। कर्क धन अंधु, करक धन अंधु, कक धन अंधु, करकन धन धु। क्या होगा करकंधु का संधि विच्छेद? तो करकंधु का संधि विच्छेद होगा कर्क धन अंधु। ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और करकंधु जो है शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से इसमें क्या होगी? पर रूप संधि होगी क्योंकि ये किसका है? शकंद्व आदिशु गण में पठित धातु है। तो कर्क प्लस अंधु जो है करकंधु का संधि विच्छेद होगा और इसमें पर रूप संधि है सकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से और इसका संधि विच्छेद हो गया कर्क धन अंधु। और यहाँ कर्क से जब आ लगोगा इधर हो गया हमारा अंधु और इधर क्या होगा? इधर इस आ की क्या होगी? टी संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी? टी संज्ञा। और टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अचो अंत्यादि टी। अंतिम स्वर की जो है टी संज्ञा होती है। यहाँ पर जो है संधि नहीं हो रही थी इसलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा और टी संज्ञा करनी पड़ी, तब जाके हमारी यहाँ पर संधि हुई सकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से। और इधर से हमने कर्क लिया और इधर अंधु, क्योंकि जिसकी टी संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा? लोप भी हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा करकंधु। टी संज्ञा होने के बाद जिस वर्ण की टी संज्ञा होती है उसका लोप भी हो जाता है। तो करकंधु का संधि विच्छेद होगा कर्क धन अंधु शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि में किस सूत्र से संधि हुई है? पतंजलि में जो है किस सूत्र से संधि हुई है? एंगी पर रूपम वाच्यम से, एंग पदांतादिति सूत्र से, शकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से या ओमांगोष्ठ सूत्र से? किससे हुई है? तो पतंजलि में जो है हमारी शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से संधि हुई है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। एंगी पर रूपम सूत्र से होती तो है पर रूप संधि ही, लेकिन पतंजलि में इस सूत्र से नहीं हुई है। पतंजलि में जो संधि हुई है वो हमारी हुई है शकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से और इसका संधि विच्छेद होगा पतत धन अंजलि। पतत धन पतत धन अंजलि। और पतत के अत की हो जाएगी टी संज्ञा। पतत के अत की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। और टी संज्ञा होने के बाद अत का हो जाएगा लोप। तो हमारा बचा
पतंजलि, पतंजलि। और पतंजलि बना हमारा शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवेहि में संधि बताइए। पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, कौन सी संधि है? शिवेहि में हमारी पर रूप संधि है। ए आंसर हमारा हो गया राइट। शिवेहि में पर रूप संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा शिव धन एहि। इसके दो संधि विच्छेद होंगे, शिव धन एहि और शिव धन आंग एहि। शिव धन आंग एहि। और जब हम शिव के आ से आ बाहर करेंगे, ये हो गया हमारा आ, शिव आ, और गा का लोप हो जाएगा, इधर हुआ ए ही, और इधर आ और ई मिलकर हो जाएंगे ए, बन गया शिवे ही। और शिवे ही जो है हमारा एंगी पर रूपम से नहीं बना है और ना ही शकंद्व आदिसु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से। तो शिवे ही में है पर रूप संधि और इसका संधि विच्छेद होगा शिव धन एहि या शिव धन आंग प्लस इही, शिव आ इही, और इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा शिवे ही। इसमें ओ मांगोष्ठ सूत्र से पर रूप संधि हुई है। शिवे ही में ओ मांगोष्ठ सूत्र से जो है पर रूप संधि हुई है। यदि कोई पूछे कि भाई शिवे ही किस सूत्र का उदाहरण है या किस सूत्र से शिवे ही में जो है संधि हुई है, तो ओमांगोष्ठ सूत्र से शिवे ही में संधि हुई है। ओमांगोष्ठ सूत्र का उदाहरण है शिवे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवायो नमः में किस सूत्र से संधि हुई है? पर रूपेंगी पर रूपम से, एंग पदांतादिति से, ओ मांगोष्ठ से, आद गुणा से। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। ओ मांगोष्ठ सूत्र से शिवायोम नमः, शिवायोम नमः में संधि हुई है और इसका संधि विच्छेद होगा शिव वाय, शिवाय ओम नमः, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे जो है ये ओ जो है शिवा यो में चला जाएगा और माँ जो है अनुस्वार और यहाँ नमा बन जाएगा शिवायो, शिवायोम नमः। तो शिवायोम नमः में संधि हुई है ओमांगोष्ठ सूत्र से। शिवायो ओम नमः और शिवे ही, ये दोनों ही ओमांगोष्ठ सूत्र के उदाहरण है। इन दोनों में ही ओमांगोष्ठ से पर रूप संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर रूप संधि करने वाला सूत्र नहीं है। इनमें से पर रूप संधि करने वाला सूत्र कौन सा नहीं है? शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम, ओमांगोष्ठ एंगी पर रूपम एंग पदांतादिति।
तो पररूप संधि करने वाला सूत्र नहीं है एंग पदांत आदिति। इससे तो क्या होती है हमारी पूर्व रूप संधि होती है। कौन सी? पूर्व रूप। और ये तीनों जो हैं पर रूप संधि करने वाले सूत्र हैं। इन तीनों से क्या होती है? पररूप संधि। तो पररूप संधि करने वाला सूत्र एंग पदांतादिति नहीं है, इससे पूर्व रूप संधि होती है। इसलिए डी आंसर हमारा हो जाएगा राइट, एंग पदांतादिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा का संधि विच्छेद कीजिए। मनस धन ईशा, मनः धन ईशा, मनस धन ईशा, मन धन ईशा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मनस धन ईशा। मनस का सा जो है वो हलंत रहेगा और इसका संधि विच्छेद होगा मनस धन ईशा। और मनस से जब हम अस को बाहर करेंगे और इधर हो जाएगा हमारा ईशा और अस की हो जाएगी टी संज्ञा और फिर इसका हो जाएगा इसका लोप और इधर बचा हमारा मनस और इधर ईशा और इसको मिला देंगे तो बन जाएगा मनीषा। भाई जिस जिसकी टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाता है। तो मनीषा का संधि विच्छेद है मनस धन ईशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारतंडा में संधि बताइए। मारतंडा में कौन सी संधि है? तो मारतंडा में पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है? तो मारतंडा में हमारी जो है पर रूप संधि है। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट और इसका संधि विच्छेद होगा मार्त धन अंडहा। मार्त धन अंडहा और इसमें भी टी संज्ञा होने के बाद लोप हो जाएगा और बन जाएगा हमारा मारतंडा। इसको मिला देंगे तो बन जाएगा मारतंडहा। तो मारतंडा में जो है पर रूप संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकंधु में टी संज्ञा किसकी होगी? शक की, अंधु की, शक के आ की या अंधु के आ की? तो सकंधु में जो है टी संज्ञा होगी शक के आ की। सी आंसर हो जाएगा हमारा राइट और इसका संधि विच्छेद होगा शकंधु का शक धन सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा और शकंधु का संधि विच्छेद होगा शक धन अंधु और शक से जब हम आ बाहर करेंगे और इधर हो गया हमारा अंधु तो इस आ की हो जाएगी टी संज्ञा और टी संज्ञा होने के बाद इसका हो जाएगा लोप। तो हमारा यहाँ बचा, यहाँ हो जाएगा शकंधु। भाई पाणिनि के अनुसार तो शकांधु हो रहा था। वह आ मिलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इसीलिए कात्यायन जी को वार्तिक लिखना पड़ा शकंध्व आदिशु पर रूपम वाच्यम और टी संज्ञा करनी पड़ी उसके बाद आ की तो बन गई शकंधु। नहीं तो पाणिनि जी के अनुसार तो गलत रूप बन रहा था। इसलिए शकंधु में जो है टी संज्ञा शक के आ की होगी। अब किस किस की टी संज्ञा होगी जरा देख लीजिए। जैसे पतंजलि है तो पतंजलि में क्या है? पतंजलि। मनीषा, हलीशा, शकंधु,
करकंधु, करकंधु। पतंजलि में पतत के अत की टी संज्ञा होगी, मनीषा में अस की टी संज्ञा होगी, और हलीशा में किसकी टी संज्ञा होगी? हलीशा में आ की टी संज्ञा होगी। शकुंधु में भी आ की टी संज्ञा होगी और करकंधु में भी आ की टी संज्ञा होगी, और टी संज्ञा होने के बाद इनका लोप हो जाएगा। और ये सभी उदाहरण सकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम के उदाहरण है। पर रूपम वाच्यम से इनमें पर रूप संधि हुई है। तो भाई कात्यायन जी ने जो वार्तिक लिखे हैं वो इसी वजह से उन्होंने लिखे हैं, उनको वरना उनको क्या ज़रूरत थी कि भाई हम वार्तिक लिखें, क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए कात्यायन जी ने 4000 वार्तिक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलीशा का संधि विच्छेद कीजिए। हलधनीशा, हलधनीशा, हलीधनीशा कोई नहीं। हलीशा का संधि विच्छेद होगा हलधन ईशा। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। हलंत यहाँ नहीं होगा और नहीं हली होगा। और हलीशा का अर्थ है बलराम। हलीशा का क्या अर्थ है? बलराम। हिंदी में जैसे आपने देखा हो कि बलराम को हलधर भी कहते हैं, तो हलीशा का अर्थ है बलराम। अब क्या है, हलीशा का संधि विच्छेद हो गया हलधन ईशा, और हल में जो आ है उसकी हो गई टी संज्ञा, और टी संज्ञा होकर उसका हो गया लोप, तो हमारा बन गया हलीशा। और पाणिनि जी के अनुसार तो हलेशा बन रहा था, हलेशा बन रहा था, गुण हो रहा था। इसीलिए कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम, वरना पाणिनि जी के अनुसार तो गुण हो रहा था, हलेशा बन रहा था, जो कि गलत है। और जब उन्होंने वार्तिक लिखा शकंद्व आदिशु पर रूपम वाच्यम, तो हमारा सही रूप बना हलीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्टा में संधि बताइए। कुल्टा में कौन सी संधि है? पूर्व रूप, पर रूप, दीर्घ या वृद्धि संधि? तो कुल्टा में हमारी पर रूप संधि है। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसका जो है संधि विच्छेद होगा कुलधन अटा। इसका संधि विच्छेद होगा कुलधन अटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णांत उपसर्ग नहीं है। प्र, अव, उप, अव, परा। अवर्णांत उपसर्ग कौन सा नहीं है? प्र, उप, अव, प्र। कौन सा अवर्णांत उपसर्ग नहीं है? अभी हम जो है पर रूप संधि में पढ़ रहे हैं कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु रूप आएगा तो उसकी पर रूप संधि होगी। तो अब तो हमें पता चल गया है कि अवर्णांत उपसर्ग कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो प्रा, उप, अव ये अवर्णांत उपसर्ग हैं, लेकिन परा जो है ये अवर्णांत उपसर्ग नहीं है। भाई हमको आ ही चाहिए, क्योंकि ह्रस्व आ होगा अंत में जिनके, उन्हीं उपसर्गों से पर रूप संधि होगी, बाकियों से नहीं होगी। दीर्घ आ आए या कोई आए, जैसे अनु में उ है तो उससे हमारी क्या है, पर रूप संधि नहीं होगी। केवल और केवल अवर्णांत उपसर्ग होगा जिसमें, अर्थात जिस उपसर्ग के अंत में आ होगा, ह्रस्व आ होगा, उसी से हमारी क्या होगी, पर रूप संधि होगी। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा राइट। अवर्णांत उपसर्ग नहीं है परा। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी पर रूप संधि। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप जो है
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपको लगता है कि और बेहतर वीडियो बनाया जाए तो अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।